नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube चैनल शौर्य गाथा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा इस्लाम पूर्व अफगानिस्तान के उस इतिहास के बारे में जब वहां आर्य क्षत्रियों का शासन था, जिसे हिंदू शाही के नाम से भी जाना जाता था। सत्य ये है कि 7वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र इस विश्व में नहीं था। अफगानिस्तान नाम का प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल में ही हुआ था। इसके पूर्व अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यनुम्र, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्ण, सुवास्तु आदि क्षेत्र थे। 6वीं शताब्दी तक यह एक पूर्ण रूपेण हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। अफगानिस्तान के प्राचीनतम कबीले पख्त का भारतीयों से अटूट संबंध रहा है, जिन्हें आज हम पख्तून के नाम से भी जानते हैं। महाभारत कालीन महारानी गांधारी इसी प्रदेश की थीं। महर्षि पणिनि की विश्व प्रसिद्ध अष्टाध्यायी भी यहाँ पर ही लिखी गई थी। कालांतर में सम्राट अशोक महान ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के कई अभिलेख इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म अपनाया तथा विशेष गांधार मूर्ति शैली का निर्माण करवाया। चीनी यात्री फाहियान और हुएनशांग ने इस क्षेत्र का बहुत वर्णन किया है। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के राज्य थे और वे सभी वैदिक सनातन धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। चीनी यात्री युआन च्वांग ने अफगानिस्तान के बौद्ध काल का इतिहास लिखा है। गौतम बुद्ध भी अफगानिस्तान में लगभग 6 माह ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। लंबे समय तक इस्लाम के निरंतर आक्रमणों तथा बलात् धर्मांतरण के कारण यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का पतन हो गया। यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण हुए, उनके पहले काल में आक्रमणकारी अरब से थे, लेकिन दूसरे काल में आक्रमणकारी अफगानिस्तान से थे। आक्रमणकारी अरब नहीं बल्कि तुर्क थे। यह विडंबना ही थी कि अफगानिस्तानी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, जो पूर्व में स्वयं भारतीय ही थे, और अफगानिस्तान में इस्लाम के पूर्व उन्होंने अरब मुस्लिम आक्रांताओं से भीषण और बहुत लंबा संघर्ष किया था। अफगानिस्तान से पहले अरब आक्रांताओं ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। पूर्ण रूप से सिंध पर नियंत्रण स्थापित करने में अरब आक्रांताओं को लगभग 50 वर्ष से ज्यादा का समय लगा। सिंध को जीतने के बाद वे लोग आगे बढ़कर भारत के अन्य भागों पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, लेकिन प्रतिहार और चालुक्य राजपूतों ने इन अरब आक्रमणकारियों का कठोरता से दमन कर दिया, जिससे अरब आक्रांता भाग खड़े हुए। अब उन्होंने अपने आक्रमण का केंद्र अफगानिस्तान को बनाया, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक रूप से भारत का ही अंग था, लेकिन दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मुख्य भारत भूमि से कुछ तटस्थ प्रतीत होता था। अरब आक्रमणकारियों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने आरंभ किए। यहाँ उन्हें शक्तिशाली प्रतिहारों और चालुक्यों का भी भय नहीं था। इस्लाम के विरुद्ध अफगानिस्तान ने सिंध से भी अधिक संघर्ष किया। सन 843 ईस्वी में कल्लार या कल्लर नामक क्षत्रिय राजा ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। इसके विषय में कल्हण की राजतरंगिणी में भी वर्णन मिलता है। तत्कालीन समय के सिक्कों से पता चलता है कि कल्लार के पहले रुतविल, रणथल, इस्पालपति और लघुतुरमान नामक हिंदू या बौद्ध राजाओं का गांधार प्रदेश में राज था। अफगानिस्तान पर भाटी राजपूतों का लंबे समय तक शासन रहा, जो निरंतर अरब आक्रांताओं से भारत की सीमाओं की रक्षा करते रहे। इन भारतीय राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। भाटी राजवंश में अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल आदि उल्लेखनीय राजा हुए। इन राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरब आतताइयों के साथ कड़ा संघर्ष किया। इनके और अरबों के बीच अनेक युद्ध हुए, परंतु उन्हें सिंधु नदी पार करके उन्होंने भारत में नहीं घुसने दिया। लेकिन 1019 में महमूद गजनी से त्रिलोचनपाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास पलट गया। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदू शाही की लूट का माल जब गजनी में प्रदर्शित किया गया, तो पड़ोसी राष्ट्रों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस विजय के पश्चात अफगानिस्तान में इस्लाम का प्रवेश हो गया, लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान को पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र बनने में कई 100 वर्ष लगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।